गुड मॉर्निंग विद्यार्थी हूँ। आज पेपर 10 में क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आज पॉलिसी से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2012 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम ये बिल जो सितंबर 2012 में गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया, जिस बिल में दिव्यांगों के संबंध में एक नया सशक्त कानून बनाया गया जो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस बिल के दस्तावेज में डॉक्यूमेंट्स में कुल 8 चैप्टर कुल 8 भागों में इसे बांटा गया, जिसमें हर एक भाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण कानून, दिव्यांगों से संबंधित कानून की चर्चा की गई है। चैप्टर वाइज इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित करते हुए दिव्यांगों को सशक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस चैप्टर में भाग वाइज हम आज आपको पार्ट बाय पार्ट आपसे हम संक्षेप में या कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा पॉलिसीज़ है, लेकिन हमें बीएड जनरल बीएड में हमें पॉलिसीज़ के बारे में ही अध्ययन करना है। तो इसमें हम संक्षेप में हर एक भाग के हर एक चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम पहला भाग आपके समक्ष प्राइमरी कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं आप प्राइमरी का अर्थ है जनरली कि आपका प्रारंभ, या इसको कह सकते हैं प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के अंतर्गत दिव्यांगों की वर्तमान स्थिति क्या है उसका जिक्र किया गया है। दिव्यांगों को डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है कि उसकी परिभाषा क्या है, कौन व्यक्ति दिव्यांग होगा, इसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा इसको लागू करने के कौन कौन से सिद्धांत होंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, इसके बारे में जिक्र किया गया है। भाग 2 में राइट्स एंड एंटाइटलमेंट की बात की गई है। उनके अधिकार और एंटाइटलमेंट क्या है इसके बारे में बात की गई है। लीगल ड्यूटी की बात की गई, लीगल इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, और भेदभाव रहित दिव्यांग महिला, बच्चे, लड़कियों के बारे में बात की गई है। उनके अधिकार दिए गए हैं, उनके सपोर्ट के लिए कौन कौन से लीगल प्रावधान होंगे उसके बारे में जिक्र किया गया। चैप्टर 2 में राइट टू लाइफ, लिबर्टी और जस्टिस की बात की गई। उनको जीवन जीने का अधिकार होगा, उनको परिवार बसाने का अधिकार होगा, उनको न्याय तक उनकी पहुंच कैसे होगी, उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। राइट टू स्पीच का इनको पावर दिया गया है, जैसे प्रावधान आर्टिकल 19 में सभी को स्वतंत्रता है कि आप बोलने की स्वतंत्रता, उसी प्रकार इनको भी अधिकार दिया गया है। और लास्टली राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, इनको भी कानूनी अधिकार होगा, न्यायालय तक अपने अधिकारों को पाने के लिए इनको जाने का अधिकार होगा। चैप्टर 3 में शिक्षा की बात कही गई है। दिव्यांगों के लिए वर्तमान में इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। आरटी एक्ट के द्वारा इन्हें काफ़ी मजबूती प्रदान किया गया है, सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। एडल्ट डिसेबल पर्सन्स की भी एजुकेशन की बात इसमें की गई है, उनके लिए का अलग से कई प्रावधान या कई प्रकार के स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। चैप्टर 4 में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की बात की गई। दिव्यांगों का कौशल विकास कैसे होगा और उनकी रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, इसके बारे में जिक्र किया गया है। उसमें कौन कौन से कानूनी प्रावधान होंगे उसके बारे में बतलाया गया है। चैप्टर 5 में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और रिक्रिएशन एंड रिहैबिलिटेशन की बात कही गई है। उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। समाज में लोगों के द्वारा कई प्रकार के शब्दों के द्वारा उनका अपमान किया जाता है, तो ऐसा नहीं, समाज में उनको अधिकार होगा, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाएंगे, उसके संबंध में कानून बनाए जाएंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए उनको स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान किए जाएंगे।
रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित समस्याओं का निदान किया जाएगा। अगर उनको ज़रूरत होगी तो रिक्रिएशन की बात भी की जाएगी। उनके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में जो भी समस्याएं हैं, या आप कह सकते हैं कि ओएच और ओएच की समस्या, जो समस्याएं होती है, तो उनको कई प्रकार के एपरेटस के माध्यम से, सपोर्टिव डिवाइस के माध्यम से, अडेप्टिव डिवाइस के माध्यम से उनका रिक्रिएशन किया जाता है। इस प्रकार चैप्टर 5 में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिक्रिएशन और पुनर्वास की बात की गई। चैप्टर 6 में स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क, मतलब जो बेंचमार्क में है, डिसेबल, जो नीचे तबके के, जो स्पेशल, जिनके समक्ष किसी प्रकार के कानूनी अधिकार उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या वो निचले तबके जहाँ तक सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक सभी प्रकार की सुविधाओं को पहुँचाने की बात कही गई है। उनको अधिकार दिया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सा एक्शन टेकन किया जाएगा, उसके संबंध में प्रावधान की बात कही गई है। फिर चैप्टर 7 में स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर हाई सपोर्ट नीड, हाई सपोर्ट नीड की, जिनको अधिक सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे दिव्यांगता दो प्रकार की, जनरली दो कैटेगराइज में इसको किया जाता है। पहला आप कह सकते हैं 40% दिव्यांग, जो जनरल दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और गंभीर रूप से ग्रसित के 80% से ज़्यादा ग्रसित है, जो कैटेगराइज मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत, या कह सकते हैं कि एक्ट में जो दो प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है, गंभीर रूप से ग्रसित, एक सामान्य रूप से ग्रसित, इसकी पहचान होगी। और जिनको हाई सपोर्ट की ज़रूरत होगी उनके लिए अलग से प्रावधान हो जाएगा, बजट पर लोकेट किया जाएगा और सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। ये आपका भाग 2 में चैप्टर वाइज हुआ। चैप्टर भाग 3 में हम लोग आते हैं, जिसमें आप ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, उनके प्रिवेंशन की बात करनी है, उनके लिए स्टैंड मोबिलिटी की बात होनी चाहिए, उनके तक सर्विस की बात होनी चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी की सुविधा पहुंचाने की बात की गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच हो और उनका डिसेबिलिटी ऑडिट हो सके और दिव्यांगता की जांच हो प्राय। तो कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भाग 3 में कही गई है, जिसके चैप्टर 1 में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई। चैप्टर 2 में इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड करने की बात कही गई है कि दिव्यांगता के लिए जो इंस्टीट्यूशन कार्य कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका पंजीकरण कीजिए और उनको ग्रांट, ऐसे इंस्टीट्यूशन को ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाए। चैप्टर 3 में सर्टिफाई करना है, स्पेशल डिसेबिलिटी असेस्फाइड करना है उनको, जो दिव्यांग, जो विशेष प्रकार के दिव्यांग हैं, जो जिसके बारे में लोगों को पहुंच नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को, या जिनके गंभीर रूप से प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को सर्टिफाई कीजिए और उनके लिए अलग प्रकार के प्रोविजंस किया जाए। चैप्टर 4 में कहने का अर्थ है कि भाग 3 में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई और इसमें चैप्टर 3 में सर्टिफिकेशन की बात कही गई है, जो स्पेशल रूप से दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है, उन तक पहुंच बनाने की बात कही गई है। भाग 4 में सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात कही गई है। एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, इनसे संबंधित इनके उत्थान के लिए एडवाइस देगा। इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें कई ऑफिसर्स और मेंबर बनाए जाएंगे, जो इनसे संबंधित समस्याओं का उसके समक्ष सारे रिपोर्ट देंगे। उनके फंक्शंस क्या होंगे एडवाइजरी बोर्ड के, उसके मेंबर के कार्य क्या होंगे, उसमें मिनट्स बार बार समय समय पे मीटिंग आयोजित किया जाएगा, जिसमें मिनट्स का एजेंडा में कौन कौन से इशू पे बात हुई और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया जाएगा। इसमें फिर सेंट्रल लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड होगा, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर भी एडवाइजरी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटी बनाने की बात कही गई है। जिस तरह से सेम वर्क सेंट्रल लेवल पर होगा, उसी तरह स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का होगा। उसके अलावा चैप्टर 5 में नेशनल और स्टेट लेवल पे कमीशन बनाने की बात कही गई है। कमीशन में चेयरपर्सन होगा, मेंबर होंगे, स्टाफ्स होंगे और उनके पावर होंगे, शक्तियाँ उनको दी जाएंगी, उनका दायित्व भी दिया जाएगा। क्या करेंगे, उनके उत्थान के लिए नीति निर्धारण करेंगे,
ये सारा इश्यूज उनको उनके उनके अधिकारों का जहाँ दुरुपयोग हो रहा है उसको लागू करने के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे कमीशन होगा और स्टेट लेवल पे भी कमीशन बनाने का निर्णय चैप्टर 5 में लिया गया है। चैप्टर 6 में डिसेबिलिटी राइट्स कोर्ट बनाने की बात कही गई। डिसेबिलिटी के अधिकार के लिए अलग से न्यायालय बनाने की बात कही गई है, जहाँ दिव्यांगों के लिए का जुडिक्शन होगा, वहाँ दिव्यांगों के संबंध में या उनसे संबंधित समस्याओं के लिए स्पेशल प्रकार का बेंच बनाया जाएगा जो इनसे संबंधित समस्याओं का निदान करेगा। चैप्टर 7 में नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की गई, जिसमें आपका ऑडिट होगा, बजट होगा, एनुअल रिपोर्ट दिए जाएंगे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा उसके बारे में क्या रहेगा, एक्शन क्या टेकन लिया जाएगा उनके द्वारा, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर की नियुक्ति के, मैनेजमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उनका फंड जो हुआ उसके यूटिलाइजेशन की बात की गई है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फंड एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए फंड क्या होगा, बजट की बात कही है। कहने का अर्थ है कि चैप्टर 7 में उसका बजट कैसे प्रमाणित किया जाएगा, बजट से कौन कौन से खर्चे किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। उसका पावर क्या हो, पावर बनाने की बात कही गई, मेक रेगुलेशन, उनके लिए रेगुलेशन बनाने का बात भी कही गई है। चैप्टर 7 कहने का अर्थ है कि जो खर्चे वर्चे होंगे इससे संबंधित, फंड कैसे होगा, खर्च करने का अधिकार किससे होगा, बजट कहाँ से दिया जाएगा, किन किन मदों में खर्च किया जाएगा, और उसका लास्ट टाइम में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेगा। ऑफेंस एंड पेनल्टी, लास्ट इसका भाग 8 में ऑफेंस क्या होगा, पेनल्टी क्या होगा, जो दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित करेगा या किसी प्रकार से जो अधिकार उनको प्रावधानित अधिकार दिए गए हैं उसका अगर वो पालन नहीं करता है या किसी प्रकार का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए पेनल्टी दिया जाएगा। उनको पेनल्टी किन किन चीज़ों में दिया जाएगा, उनको अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है उनके लिए तो उनको पेनल्टी होगा। फिर उनको जो आप भोजन, उनकी सुविधाएं जो दी जा रही है या उसका शारीरिक शोषण वगैरह हो रहा है तो इन सारा चीज़ कई प्रकार के प्रावधान है के तहत उनका जो भी उनके साथ गलत व्यवहार होगा या जो कानूनी रूप से जो भी न्याय संगत होगी उसको कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इस प्रकार हमने आज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या बिल 2012 के बारे में आपसे संक्षेप में चर्चा किया। यह बिल काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दिव्यांगों को एक नया अधिकार या कानून प्राप्त होता है और इसमें कई प्रकार के कानून के साथ साथ उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और उनके उत्थान के लिए कदम उठाए गए हैं जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इतना ही, अगले क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।